अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। होम चैनल डोडा में आप सबका इस्तकबाल। मैं इदरीस फलाही आज की कुछ खास खबरों के साथ। नाजरीन बताता चलूँ, आज डीडीसी इंतखाबात के हवाले से घाट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नया रुख उभर कर सामने आ रहा है। नाजरीन बताता चलूँ, आज शाही से जो कैंडिडेट बीजेपी से इस वक्त इन डीडीसी इंतखाबात में उतरे हैं, उनके ही इलाके के रहने वाले काफ़ी लोग आज घाट आकर के कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लिए हैं। नाजरीन बताता चलूँ, उस दौरान वहाँ पे गुलशन आरा ने उन्हें हारपोशी की और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि गुलशन आरा के साथ गुफ्तगू की गई। उनसे पूछा गया कि आप किस तरीके से जो है इनके इस ज्वाइनिंग को लेते हैं। अगर कांग्रेस में बीजेपी से जुड़े और एनसी से जुड़े लोग आपके साथ आए हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई दिल से आपके साथ जुड़े हैं या जो उम्मीदें ये लगाकर आपके पास आए हैं और आप उन पे खरे उतरेंगे। और साथ ही साथ उनसे यह भी कहा गया, क्या ये कहीं दूसरी पार्टियों के साथ मिल करके आपकी पार्टी को धोखा देने तो नहीं आए हैं। इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि मुमकिन है आज की सियासत में ये भी। नाज़रीन बताता चलूँ, जहाँ तक गुलशन आरा की बात है तो गुलशन आरा ने मुख्तलिफ तरीके से लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वो किसी भी एतबार से उनके मसाइल पर नज़रसानी करेंगे अगर लोग उन्हें इंतखाबी चुनाव में जिताते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पे जिन लोगों ने ज्वाइनिंग की उनसे पूछा गया कि आपकी क्या वजूहात रही, किस एतबार से आप कांग्रेस को देखते हैं और यहाँ के जो आपके रहनुमा है, कैंडिडेट हैं, इन्हें किस एतबार से आप जो है देखते हैं और किस तरीके से उम्मीदें लगाए बैठे। तो उनका कहना है कि जो बीजेपी से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफ़ी टाइम तक रहे लेकिन उधर से मायूसी का शिकार हुए और आप कांग्रेस पर उम्मीदें लगाए बैठे। तो कहीं ना कहीं एक नया रुख उभर कर सामने आ रहा है कि लोग या तो कभी कांग्रेस से एनसी, एनसी से कांग्रेस और बीजेपी से कांग्रेस, अब इसमें क्या कुछ वो दिखाना चाहते हैं और किस तरीके से जो है लोग अब नेताओं के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लोग नाउम्मीदी के शिकार हैं। नाजरीन बताता चलूं, वहां पे मौजूद अकबर जी से बात हुई हमारी। उन्होंने काफ़ी तजुर्बे वाली बातें भी की हैं। उनका कहना है कि काफ़ी एतबार से जब से वो कांग्रेस में जुड़े तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की वजह से लोगों में काफ़ी तरक्की हुई है और 70 साल में जो है कांग्रेस ने काफ़ी एतबार से जो है लोगों की तरक्की की है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट ने परसों एक बहुत ही बयान दिया था कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस ने 70 सालों में इस जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। अब ये दोनों बातें तकरार कर रही है यहाँ पे। अब इसमें अब आपको समझना होगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। नाजरीन बताता चलूँ, इसी के साथ साथ उनसे ये तजुर्बे की बातें की कि आपको क्या लगता है जो बीजेपी की इस वक्त मौजूदा सरकार है, आपकी खुशहाली इस सरकार में रही या इससे पहले की जो सरकारें रही है उनमें आपकी खुशहाली रही। फिलहाल आपको दिखाते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियाज जी के घर पे, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं डीडीसी इंतखाबात के लिए। उनकी जो वाइफ है गुलशन आरा, उनके घर पे हैं इस वक्त और यहाँ पे काफ़ी पार्टियों के लोगों ने ज्वाइन किया है। कुछ बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए बात करते हैं इनके साथ सीधा डायरेक्ट की वजह क्या रही, किस तरीके से जो है ये नेशनल कांग्रेस में फिर से ज्वाइन किए हैं। आपका नाम? सर अब्दुल रशीद। आपने आज जो कांग्रेस में ज्वाइन किया, इसके पीछे क्या राज है? सर इसमें हमें धोखा दिया गया क्योंकि मेरा बाप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में महज राजकुमारी का मेंबर रहा हूँ 1947 से लेकर आज तक। न हमारे खानदानी का कोई मुलाजिम है। जितने भी लीडरान आए आज तक सब्ज बाग दिखा कर गए। तो वजह यह रही कि हमने वो दामन छोड़कर वापस आ गए फिर कांग्रेस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप कितने साल काम किए? सर मैंने जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, हमने 27 साल पहले भी हुकूमत उनकी रही, उनके साथ भी। उसके बाद आज तक इतने इलेक्शन उन्होंने हारे, उसमें भी। लेकिन वजह यह है कि हमारे गांव की डेवलपमेंट नहीं हुई। आज तक जितने भी लीडरान आए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साहिबान थे या बीजेपी के साहिबान, उन्होंने वादे करके फिर वो उन वादों को वो मुकर गए। आज जो डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ से गुलशन आरा जी डीडीसी कैंडिडेट हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो आप उम्मीदें लगाए बैठे हैं या आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेंगी? सर 100%, क्योंकि ये काम करने वाला बंदा है और ये गरीबों की सुनवाई भी
सुनेंगे, क्योंकि जिन्होंने आज तक हमारी बात, देखो जी, पिछले 2 साल पहले शर्मा जी, कुंजलाल जी को हमने 722 वोटों से जितवा कर वहां भेजे, लेकिन उन्होंने जितने भी वादे हमसे किए, लेकिन उन वादों को मुकर गया। फिर जाकर उन्होंने हमारे गांव को फिर जाकर एक नजर भी नहीं मारी। आज नतीजा यह रहा कि यह तमाम मेरे भाई यहाँ हैं, इन्होंने ज्वाइन किया कांग्रेस में। वजह यह है कि हम मजबूर हैं। जय नाजरीन, बताता चलूँ यहाँ पे मौजूद बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, हम इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सरकार जबकि बीजेपी के पास है और इस वक्त ये बीजेपी छोड़ करके नेशनल कांग्रेस में क्यों आए हैं। जी, आपका नाम? सर भगवान सिंह। आप किस पंचायत से आए हो? सर बीजेपी पंचायत शाही से, बेली वार्ड नंबर 3 से। नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करने का रीजन क्या है? सर इसका रीजन ये है कि ना हमारा कुछ बन रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई बेरोजगार है, ना कुछ है, बस ऐसे वेले बैठे हैं, बोल रहे आज कर देंगे, कल कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, पर कर कुछ नहीं रहे। इसलिए अब दुखी होके हम यहाँ पे आए हैं कि चलो यहाँ पे कुछ हो जाए। इनको सुना कुछ काफी अच्छा नाम है, कुछ ना कुछ इन्होंने बोला है कि हम आपको कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, जैसा आप बोलोगे वैसा होएगा, वैसा कोई मतलब झूठा वादा कुछ नहीं है। तो जी नाजरीन, साथ ही साथ यहाँ पे और भी हैं, इनसे भी कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है आज यहाँ पे ये जमा हुए हैं। आप कहाँ से हो? आपका क्या नाम है? मेल सिंह मेरा नाम। आप बीजेपी के साथ कितने टाइम तक थे? 1-2 टर्म्स में। अच्छा, तो फिर किस तरीके से जो है बीजेपी का रिस्पांस रहा आपके कामों के हवाले से? कुछ नहीं। तो अब नेशनल कांग्रेस के साथ आप जब जुड़े हैं, आज आपको क्या लगता है, आप किस तरीके की उम्मीदें लगाए बैठो इनके साथ? उम्मीदें हमारी जो है कि हम समझते हैं कि ये कुछ हमारे सोचेंगे, हमारा सुनेंगे, जो हम इनको बताएंगे कि हमारी कामनाएं जो पूरी करेंगे। जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार शर्मा है सर, मैं शाही से हूँ। अच्छा, तो आपके शाही से आपका कैंडिडेट बीजेपी से उतरा है, आपका क्या मतलब वजह रही कि आप घाट में आकर के जो है अपने इलाके में साथ देने के बजाय आप यहाँ पे आए हो बीजेपी को छोड़ के और कांग्रेस ज्वाइन की, इसका क्या रीजन है? सर जी, इसका रीजन ये है कि हम लोगों को आज तक महरूम कर दिया उन लोगों ने। जैसे सौतेली माँ के साथ सलूक किया जा रहा है, इसी तरह से हम लोगों के साथ भी सलूक हो रहा है। तो हमने सोचा कि अब ये पार्टी जो है ये हमारा कुछ नहीं करने वाली है, तो हम इस कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं कि हमारा भी कुछ बने, हमारे बच्चों का भी कुछ बने। हमारे सर हैंडीकेप्ड बच्चे हैं, उन तो को भी उन लोगों ने आज तक नहीं देखा, और पर्दे लगाकर सर हम अपना जीवन निवास कर रहे हैं। हमारे ऊपर वो बैठे हुए हैं, नीचे हम हैं सर, हमारा किसी ने आज तक कुछ नहीं किया है सर। हम मर रहे हैं और ना हम लोगों पर उनका कुछ एहसास होने जा रहा है कि ये किस तरह से है, कैसे है, इनके क्या हालात है, कोई नहीं देख रहा हमको। तो इसलिए हम मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं कि ये लोग हमारी सुनाई भी सुने और हम लोगों का भी कुछ करें, कुछ हम लोगों पर भी एहसास करें। तो जिस तरीके से आज आप यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट के घर पे आए हैं, ये भी इस वक्त बहैसियत रहनुमा हैं और वोटिंग के दौरान रहनुमाओं का खास ख्याल रहता है, वो किसी भी तरीके से जो है आवाम को वोटों के जहाँ से मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा ही यहाँ पे भी होगा? नहीं सर, ये ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं सभी अच्छे हो रहे हैं, अच्छे ढंग के साथ हो रहा है। हम इसलिए इस पार्टी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, तो यहाँ पे मौजूद हमारे साथ गुलशन आरा जी डीडीसी कैंडिडेट हैं। हम इनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो इनकी पार्टी में कुछ लोग उम्मीदें लगाए बैठ करके ज्वाइन किए हैं, जो बीजेपी से आए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए हैं, ये इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपनी पार्टी छोड़ के हमारे पास आए, हम पे भरोसा किया। हम इनका हमेशा ख्याल रखेंगे, हमारे दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। जिस तरीके से आप इनको जो है यकीन दिलाते हैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन है, तो क्या आप सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ये सब बोल रहे हैं या कि वाकई आप जो है खिदमत खल्क करना चाहते हैं? वाकई हम खिदमत खल्क करना चाहते हैं। हमें पीछे भी ऐसा ही किया है, आगे भी ऐसा ही करेंगे। इंशाल्लाह हम इनका काम ज़रूर करेंगे। तो जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल ये थी गुलशन आरा जी जिनसे हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की। इन्होंने काफ़ी तरीके से यहाँ पे यकीन दिलाने की कोशिश की है लोगों को कि वो इनके कामों पे और जो किए गए वादे हैं उस पर खरा उतरेंगे। यहाँ पे मौजूद हमारे साथ सलीम जी हैं, हम इनसे सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो है इस वक्त कार्यकर्ता है कांग्रेस के, और हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ कब से हैं।
कांग्रेस में हम तब से हैं जब से वानी साहब यहाँ पे डोडा में हैं। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से आज डीडीसी इंतखाबात में बीजेपी के भी वोटर्स हैं, एनसी के भी, और काफ़ी भीड़ उधर भी है इधर भी है, आपको क्या लगता है किस तरीके से आप यहाँ से सीट हासिल करेंगे? मुझे लगता है कि आपने पूरा सर्वे नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं कि आधे उधर हैं आधे इधर हैं। जैसा आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ा तमाचा बीजेपी के लिए है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो कैंडिडेट बीजेपी ने शाही से उतारा है, उनके पंचायत के लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। इनका कहीं कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत सियासत है, कहीं कुछ नहीं है। लोग इनकी असलियत को जान चुके हैं। ये हिंदू मुस्लिम की सियासत जो करते हैं, इन्होंने इन लोगों को बेचा। हमारे गढ़ ब्लॉक से वोट उठा के इन्होंने महला पंचायत में ले लिए हैं, और इन लोगों का उस वक्त इन्होंने नहीं सोचा है कि अगर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, ये इनके लिए एक मैसेज है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो जहां जी हैं, ये रियाज साहब है, कांग्रेस पार्टी है, ये एक सेकुलर पार्टी है और यहाँ हर एक जुड़ना चाहता है। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सलीम जी, इनसे हमने बात की। इनसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे उनका कहना है कि यहाँ पे उनका वोट बैंक है, जबकि कांग्रेस का ये दावा यहाँ पे 90% कांग्रेस के वोट्स हैं और बीजेपी के दावे यहाँ पे बीजेपी का है। अब ये किस हिसाब से इस इलेक्शन को लेते हैं? क्या वाकई यहाँ पे 90% या कि ये लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि किसी भी तरीके से उनको जहाँ से में लाया जाए और वोट से जीता जाए? मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो आज का वोटर है, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ एक वर्कर हूँ। कांग्रेस पार्टी 2002 से डोडा में वजूद में आई। मैं 2002 से आज तक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीनी हकाइक जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जहाँ तक मैं गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लोग समझते हैं यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मार्जिन से जीत रहा है और इनकी पॉलिसी जो है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलके ये रियाज साहब को किसी तरीके से हटाना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ वोट काम करना चाहता है, उनका कहीं ग्राउंड में कोई हिस्सा ही नहीं है। बीजेपी थोड़ा बहुत सामने हमारे थी, लेकिन जैसे भाइयों को समझ आया यहाँ बहुत आगे रियाज साहब चल रहे हैं, ये अपने आप जुड़ रहे हैं। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो बात ही नहीं है, लेकिन बीजेपी भी कहीं खाते में नहीं है। गढ़ जय नाजरीन, तो बताता चलूँ यहाँ पे रियाज जी के घर पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग ने कांग्रेस ज्वाइन की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये अलग हो करके आज कांग्रेस में आए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में कब से थे और आज क्या वजह रही कि ये जो है कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद अकबर शेख। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, तो क्या वजह रही कि आपने आज कांग्रेस को ज्वाइन किया है? जब वहाँ हर तरफ से मायूसी दिखने लगी तो हमने सोचा अब कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, और वो रास्ता हमने यही देखा, यही कांग्रेस पार्टी एक है जो हमारी डेवलपमेंट करा सकती है। मिसाल के तौर आपको मैं बताऊं कि आज़ाद साहब के दौर में यहाँ मेडिकल कॉलेज डोडा के लिए हुआ था सेंक्शन, लेकिन ये इसी रियाज साहब की मेहरबानी है, दिल्ली जाकर आज़ाद साहब के पैर तक पकड़कर कि हम ज़मीन देंगे, घाट में इरीगेटेड लैंड, दुफसली ज़मीन हम देंगे, आप यहाँ मेडिकल कॉलेज तामीर कीजिए ताकि ये जो हमारा दूर दराज का इलाका है इनको नज़दीक पड़े, ये जम्मू जाने से बच जाएं। आधे लोगों के रास्ते में ही मौतें होती हैं, तो उससे भी बहुत, हालांकि मेरा भी नुकसान हुआ, मेरी ज़मीन भी गई और कोड़े दामू गई, कोई अच्छा मुआवजा नहीं दिया दान की ज़मीन का। लेकिन हम खुश हैं इसमें कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट होगी, इलाके के लोगों को, गरीबों को सहूलियत मिलेगी। उस काम से मुतासिर होकर हमने सोचा कि यही आदमी है, इसके पीछे हम चलेंगे, ये कुछ न कुछ फ़ायदा यहाँ पहुँचाएगा, लोगों को भी, नौजवानों को भी तरक्की की राह पर लेगा, गलत रास्ते से रुकाएगा। तो यही उम्मीद है मैं इससे, और क्या। जब आपको इतना लगता है कि कांग्रेस ने मुख्तलिफ़ तरीके से काम किए हैं, आपने अभी आज़ाद साहब और पता नहीं किस तरीके से जो है बताया है, तो फिर क्या वजह रही कि आप आज तक जो है कांग्रेस में नहीं जुड़े, और आज जबकि जो रियाज जी आज ये कैंडिडेट उतरे तो आज आपने ज्वाइन किया? नहीं, इससे पहले हम जुड़े हैं। जब इनका सरपंची का इलेक्शन था तब भी कांग्रेस से था, हमने वोट दिया इनको, वो वोट करके इसको जिताया, 5 साल ये सरपंच रहा
ऐसी कोई बात नहीं। आज की आप एक बुजुर्ग होने के नाते आप यहाँ की जो आवाम है गढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस के हवाले से? बस यही एक पार्टी है जो इस मौजूदा दौर में लोगों को राहत दे सकती है, लोगों का कुछ भला कर सकती है। बाकी हवाई पलाव हैं, वो ज़बानी पलाव करते हैं, वो एक दूसरे को लड़ाने की सियासत करते हैं, उससे हम बचना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज जो डेपुटेशन शाही पंचायत का आ गया, वो सबके सब बीजेपी से जुड़े हुए थे, यहाँ आकर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और वेलकम किया अपने इस लीडर को कि हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद जब भी मौका आपको मिलेगा, जो हमारे मसाइल होंगे उनको आप आसानी से सुलझाएंगे। और इनका दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। ये वो लोग नहीं हैं कि इलेक्शन ख़त्म हो गया, मकानों को लॉक कर दिया तो चले गए जम्मू या श्रीनगर बैठे, लोग दरबदर हो जाते हैं। ये वो बात नहीं है, ये 24 घंटे दरवाज़ा खुला है उन लोगों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ परसों हमारी बात हुई, वो भी एक बुज़ुर्ग हैं और उन्होंने काफ़ी अरसे तक धारवी पंचायत में सरपंच के हिस्से से काम किया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लेम लगाया है कांग्रेस पे कि 70 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। और आप आज बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो तरक्की हुई है वो कांग्रेस की है, तो आपको इसमें कहीं नहीं लगता कि इस तरीके से जो है मुठभेड़ कुछ हो रही है? ये कांग्रेस इसकी अलग जिम्मेदार नहीं है, अलग ही इन लोगों ने बारी 30 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की है यहाँ। उसके बाद इनकी कोलिशन हुकूमत आई, बीजेपी के साथ भी आई, कांग्रेस के साथ भी आई। ये सब लोग इकट्ठे एक ही घड़े में हैं। ये कोई दूसरे पर ब्लेम नहीं लगा सकता कि इसने नहीं किया, मैंने किया, उसने नहीं किया, इसने किया। ये बात नहीं है ऐसे। अगर ये ऐसी वैसी बात होती तो 70 साल तक ये 370 को लड़काते क्यों? अगर वो सही था यहाँ के लोगों के लिए, उसको पास कराना चाहिए था असेंबली में कि ये जो लोगों के हित में है। आप जबकि वो ख़त्म हो गया, आप ढिंढोरा पीटते हैं, नहीं जी हम उसको वापस लाएंगे। कोई नहीं वापस लाएगा। अभी जैसे कि बीजेपी की इस वक्त हुकूमत है, तो आप एक बुज़ुर्ग हैं और एज आपकी काफ़ी है, आपका काफ़ी तजुर्बा है, आप काफ़ी हुकूमतों में जो है रहे हैं, आपने ज़िंदगी गुजारी है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में आप कितना मुतासिर में, खुशी हुई है, आपको तरक्की हुई देखने को मिली या कि कुछ नुकसानात देखने को मिले? नहीं, बस तरक्की यही हुई कि मीडिया में, पेपर्स में ख्याली पलाव हैं, अमली ज़मीनी सतह पर हमने कुछ नहीं देखा। तो अब जो ये डीडीसी इंतखाबात हैं, आप इसको किस हैसियत से लेते हैं? अगर ये डीडीसी इंतखाबात कांग्रेस के हाथों चले जाते हैं, क्या इसकी वजह से कोई बेहतरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेहतरी, इसकी वजह से बेहतरी हो सकती है अगर ये उनके हाथों में चली जाए, क्योंकि वो जो वादा करेंगे वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अभी फ़िलहाल जैसे मरकज़ी सरकार तो बीजेपी के पास है, अगर कांग्रेस डीडीसी इंतखाबात में अपने कैंडिडेट्स निकाल भी लेते हैं, लेकिन अगर ऊपर से वो जो है काम करने नहीं देंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे तरक्की होगी? खैर वो तो रही ना दूसरी बात, वो तो आम लोग भी समझेंगे कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, ये काम नहीं करने देते, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोगों का भरोसा किस तरह से फिर बना रहेगा? वैसे बना रहेगा कि हाँ जी हमें इन पर भरोसा है, ये काम करेंगे, लेकिन जब मरकजी सरकार इसमें रोड़ा अटकाती है तो ये कैसे काम करेंगे? लेकिन सर देखिए, जैसे आप एक तजुर्बाकार बुजुर्ग हैं, अगर लोगों को इस वक्त इलेक्शन के दौरान बताया जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके से जो है हम करेंगे, उनको यकीन दिलाया जाता है, लोगों को किसी भी तरीके से जो है वोटों की मांग की जा रही है, लेकिन बाद में अगर ऐसा कुछ हुआ कि लोगों के वो मसाइल हल नहीं हुए तो लोग कहाँ जाएंगे? ये मसला सिर्फ यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, डीडीसी इंतखाबात का, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मसला है। जब पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे चुनकर आएंगे, अक्सरियत में आएंगे या 50% में आएंगे, उस वक्त मरकज़ी सरकार कितनों को दबाएगी, कितनों को पीछे पिछाड़ेगी कि हम आपको नहीं देंगे, आपको काम नहीं करने देंगे। आखिर उन्होंने मरकज़ में रहकर लोगों की भलाई का काम करना है, स्टेट्स को संभालना है, तो वो तभी जब वो हाथ खुला रखेंगे और दिल वसी रखेंगे तो जो लोग चुनकर जाएंगे तो वो खुद काम करेंगे। काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मरकज़ देता है। अगर वो बंद रखेंगे पैसा तो लोग भी समझ जाएंगे भाई ऊपर से आता नहीं है कुछ, ये लोग क्या करेंगे। अच्छा आप बताइए, जिस तरीके से मुख्तलिफ अपोजिशन की पार्टियां बीजेपी पे ब्लेम करती हैं कि बीजेपी नफ़रत फैलाती है और दूसरी बात कि वो कम्युनल बेस पे इलेक्शन करती है, आपका क्या तजुर्बा है इसमें? कम्युनल बेस की मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये जो इनकी हदबंदी इन्होंने की
यहाँ हमारे पड़ोस में कोई 2 किलोमीटर पर रई गांव है, जिजोत पंचायत का। जिजोत में भी हिंदू बेल्ट है, गालोत में भी, रई में। इसको यहाँ से उठाकर, जिनको 15 मिनट का रास्ता घाट है, इनको यहाँ से मुंतकिल करके माला कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया है। ये नफरत नहीं है तो और क्या? ये फिरका परस्ती नहीं तो और क्या? ये धड़ाबंदी नहीं तो और क्या है? आज यहाँ पे बीजेपी के एक गढ़ से, यानी आप समझिए जहाँ से उनका बीजेपी का कैंडिडेट है, वहाँ से कुछ ऐसे लोग आए जो कांग्रेस के साथ जुड़े। तो आपके तजुर्बे के मुताबिक क्या वो कोई वहाँ की ज़ाती दुश्मनी होगी या कि कांग्रेस पे इनका भरोसा टिका हुआ है? क्या लगता है आपको? भरोसा इसलिए उनका टिका, इन पर उन्होंने तजुर्बा किया, पहले वोट देकर तजुर्बा किया, उनके साथ रहे, उसको कामयाब भी किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो कुछ ही नहीं कर सका उनका, जैसे कि एक बुज़ुर्ग ने बोला कि हैंडीकैप बच्चे हमारे हैं इलाके में, उनको तक नहीं उन्होंने कभी देखा कि भाई ये हैंडीकैप है, इनकी कुछ मदद करेंगे या और कुछ करेंगे। तो ये बात है। तो जी नाज़रीन, बिल्कुल बताता चलूँ, ये थे हमारे साथ यहाँ के मौजूद जो इस वक्त बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने अकबर जी, और इनसे बात की हमने। इन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से जो है आवाम को आज के मौजूदा जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं इनके हवाले से यकीन दिलाने की कोशिश की है। साथ ही साथ ये एक एज्ड इंसान है, इनसे हमें तजुर्बे के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात किए हैं जो शायद कि हमारे आवाम के लिए मुफीद साबित होंगे। फिलहाल बने रहिए शोम चैनल डोडा के साथ, मैं इदरीस फलाही। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। बताता चलूँ, आज डोडा में जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर फ्रंट की जानिब से एक इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में कई इलाका जात से आए हुए नीड बेसिस वर्कर्स और डेली वेजर्स का एक बहुत बड़ा जमगट्ठा जमा हुआ। नाजरीन, बताता चलूं, वहां पे शदीद मजम्मत की गई है काफी लीडरान की, और काफी तरीके से जो है लोगों को यकीन दहानी कराई गई है कि कोड ऑफ कंडक्ट के खत्म होने के बाद फौरन डेली वेजर्स और नीड बेसिस वर्कर्स को कुछ एक खुशखबरी देने वाली है मरकजी सरकार। अब वो खुशखबरी क्या उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी होगी और उनकी पेंडिंग वेजेस होगी, या कि खुशखबरी कोई और भी होगी, फिलहाल ये वक्त पर छोड़ते हैं। नाजरीन, बताता चलूं, वहां पे कई तरीकों से जो है उनसे पूछा गया कि आपका आज का ये जो इजलास था ये क्यों मुनाकिद हुआ। तो बताता चलूं, तनवीर अहमद वानी ने ये कहा, तनवीर हुसैन का कहना है कि डेली वेजर्स और नीड बेसिस वर्कर्स, आंगनवाड़ी के जो साथ जुड़े हुए वर्कर्स हैं, उनका कहना है कि ये 94-95 यानी 1994 और 1995 से आज तक जो है नीड बेसिस पे काम करते आए हैं, और उनकी मुस्तकिली के लिए किसी भी तरीके से जो है सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया और इनके साथ मुख्तलिफ तरीके से खिलवाड़ करती आई है। आज जबकि उनका कहना है कि डॉक्टर जगविंदर सिंह ने उन्हें भरपूर यकीन और भरोसा दिलाया है कि कोड ऑफ कंडक्ट के खत्म होने के फौरन बाद इन मुलाजमीन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा फैसला सामने आने वाला है। उनका कहना है कि जो 60,000 मुलाजमीन हैं उनके साथ इंसाफ होगा। साथ ही साथ बताते चलूं, वहां पे मौजूद उनके जो सीनियर जो फ्रंट के हैं उनके साथ बात हुई। उनका कहना है कि जो भी ये डेली बेस वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी के साथ हैं या जो पीएचई के साथ हैं, उनके साथ तकरीबन 5 लाख कुंबा जो है शामिल है। फिलहाल देखते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रॉड कर रहा है, हमारी स्ट्राइक को कमजोर करने के लिए जो है यह ऐसे ही बिना बुलाए ही दिल्ली जा रहा है। लेकिन वहां भी इन लोगों का पता लगा कि तनवीर साजिशें करते हैं, उन साथियों से हमको बच के रहना है। बस मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, और न ही हम जाती तौर पर किसी को टारगेट करेंगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं यहाँ डिवीजन में बैठे हुए उन साथियों से, उन भाइयों से, कि अगर आप वाकई ही में इन डेली वेजेस के लिए लड़ना चाहते हो तो मैं इस मंच पर आपको दावत देता हूं। आज इस मंच पर आपको दावत देता हूं कि आओ, आप आगे चलो। तनवीर हुसैन की डोडा के अंदर जो काम करने वाली टीम है वो आपके पीछे चलेगी। मेरा नाम तनवीर हुसैन। इस प्रोटेस्ट का क्या मकसद था? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि आज का ये प्रोटेस्ट नहीं था। आज ये जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे एक कन्वेंशन था जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रेसिडेंट यहाँ पे बुलाए गए हैं, और हमारी ब्लॉक लेवल की जो तंजीमें हैं सबको उनको यहाँ पे बुलाया गया है।
आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा जो काफ़ी एक फार फ्लांग एरियाज़ में, और यहाँ काफ़ी फार फ्लांग एरिया से वर्कर्स, कहाँ कास्तिकट की बात करो, भद्रा चिंदा की बात करो, गुंदो से बात करो, यहाँ पीछे कुल्हान दाली, बहुत एरिया से जो हमारे जो डिलीवर्स काम करते हैं, काफ़ी परेशानियों में काम करते, चाहे बर्फ़ हो, यहाँ उसमें पानी को रिस्टोर करना, वहाँ की बिजली, वहाँ के आपसू में काम करना, यहाँ पे लो था। तो जब भी सैलरी यहाँ पे आती है, तो लगभग जब भी यहाँ पे हम जम्मू से सैलरी रिलीज़ होती है, तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब अफसरों को मर्जी आई तब यहाँ पे निकाल देनी। और कुछ सर्वसाइड लीडर जो यहाँ पे हैं, जिन्हें अपनी अपनी सैलरी रिलीज़ की और डिपार्टमेंट के साथ इनकी सांठगांठ है, उनको नंगा करने, और ख़ास करके आज का जो कन्वेंशन का मतलब ये था, जो पिछले महीने हमारी एक लीडरशिप जो है दिल्ली में गई थी, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में राज्य मंत्री और 5 डेलीगेशन की टीम, 3 कश्मीर से 2 जम्मू से, हम उनके आवास पे गए थे और डेलीवेटर्स के लिए एक हमारी डिस्कशन हुई थी वहाँ के ऊपर, उनके मुद्दे के ऊपर। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरा हमें यकीन दिलाया था और हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर ख़त्म होगा तो रेगुलेशन को फेस में किए जाएगी, और जो मिनिमम वेज एक्ट है जो बाकी यूटीज़ में है वही जम्मू कश्मीर में लागू होगा। लेकिन यहाँ से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे डीडीसी इलेक्शन आज चल रहे हैं, क्योंकि आज कोई बड़ा ऐलान नहीं हो सकता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमसे कमिटमेंट की है, उससे ये जो 61,000 जो मुलाजमीन जम्मू कश्मीर में उनको राहत मिलेगी। और कल भी जो बीजेपी के जो मैनिफेस्टो जो जम्मू से रिलीज़ हुआ है कल, तो उसमें भी उन्हें क्लियर ये लिखा है कि जो 12वां पॉइंट जो उन्होंने रखा कि डिलीवरी की रेगुलेशन के लिए उसमें रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जब यहाँ से कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो हमारी उस तमाम डिमांड है, चाहे यहाँ पे रेगुलेशन का मसला है या चाहे लैंड ओनर्स जिन्हें ज़मीनें दी हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती यहाँ पे हुई है, ज़मीनें भी दी हैं, ज़मीन भी फ्री में, बंदा भी फ्री में, और ना ही उसको सैलरी, और उन्हें ये कहते हैं कि आप आर्डर दिखाइए। मुझे कहे कि जब बाप अपने बच्चे को अलग करता है, उसको हिस्से में जो ज़मीन दी जाती है, जब वो ज़मीन भी आप ले जाओ, बंदा भी फ्री में, और उससे बड़ा आर्डर कौन सा आपको चाहिए। तो एक सरासर ये जो हमारे वर्कर्स को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर हम तमाम एचओडी से यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट के इशू हैं, हेल्थ के हैं, बाकी सफाई कर्मचारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, तमाम डिस्कस करने के लिए आज हमने यहाँ पे एक दिन का कन्वेंशन बुलाया है। और उसमें सिर्फ हमारे जो ब्लॉक लेवल्स के हमारे लोग आए हैं, हमने आम लोग यहाँ पे नहीं बुलाए हैं कोविड के चलते हुए। लेकिन मैं सरकार और यहाँ की डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन खास करके एक्शन साहब को और यहाँ के एचओडीज को बोलना चाहता हूँ कि अब जो है, जो आपने जो वर्कर को दबाने की कोशिश की है, अब हम दबने नहीं देंगे। जो भी कुछ करना होगा हम हर वो चीज़ करने के लिए तैयार है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम दूसरे हथियारों पर आ जाएँ। जल्द से जल्द इनकी सैलरी और जो भी इनके इशूज़ हैं उनको फौरी तौर पर वन टाइम पर सेटल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद फिर रोडों पर उतरने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी पूरी तरह से सप्लाई को मुतासर करने का, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी हमारी यही उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से, हाई लेवल की बात करूँ मैं रेगुलेशन के ऊपर, कि जो केंद्र सरकार पहली बार से बीच में आई है, मुझे लगता है कि यहाँ के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने हमारे कमिटमेंट की है और जो यहाँ के जितनी भी लीडरशिप है जिससे हमारी कम्युनिटी लगता है कि उस कमिटमेंट को पूरे उतरेंगे। अगर हमारे साथ गलत होता है तो उसके बाद फिर रोडों पर उतरने के हमारे साथ कोई चारा नहीं रहेगा। इस जो आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे जमा हुए हैं, तो आज तक आपके जितने भी ये वर्कर्स आपके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये किस किस हिसाब से जो है मुतासर हुए हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं कि 94-95 के बाद जितने भी ये कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स या सीजनल लेबर अलग अलग डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की खिदमत दे रहे हैं, इनको तो पहले सैलरी ही नहीं मिलती थी। बस साल में ईद पे, दिवाली पे सैलरी दी जाती थी और वो भी नहीं मिलती थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट या पीएचई डिलीवरी एसोसिएशन जब क़याम में आई 2014-15 में, और उसके बाद एक बहुत बड़े मूवमेंट हमने शुरू की। उसके बाद इनको ऑनलाइन किया गया, उसके बाद इनकी जो सैलरी की लड़ाई लड़ी गई, और आज इनकी वेजेस जो है एक मिनिमम वेज हेड जो है एक हेड के थ्रू आ रही है। पहले इनकी सैलरी जो थी कभी कहीं पर काम चलता था, उस मेंटेनेंस से पैसे उठा के इनको सैलरी दी गई थी, तो वो सैलरी नहीं थी, वो धोखा था इनके साथ था। और यहाँ के जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे वो उनको क्या करते थे कि एक दिन जमा करके यहाँ नारा देना और एक महीने की सैलरी दिलानी, बस आपको सैलरी मिल गई। लेकिन हमने इनकी लड़ाई जो ग्राउंड लेवल से लड़ी, और आज इनकी सैलरी जो फाइनेंस से आती है, और आगे भी जो इनका जो फिगर जो है वो फाइनेंस में इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि इसी लिस्ट को जो अभी दिल्ली से जो लेटर भी आई है एचएमए की तरफ से जम्मू कश्मीर यूटी को, और परसों में सेक्रेटरीट का विजिट भी किया था मैंने अपनी टीम के साथ, तो यहाँ से जो सारा डाटा दिल्ली चला गया है, तो बहुत जल्दी इलेक्शन के बाद इनको एक खुशखबरी भी मिलेगी। उसके लिए हम रोडों पर हैं, और जब तक जम्मू कश्मीर के 61,000 मुलाजमीन को, चाहे वो जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस तहसील, जिस ब्लॉक में रहता है, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक तनवीर हुसैन उसकी पूरी टीम जो है रोडों पे रहेगी। और आखिरी सांस भी हमें कुर्बान करनी होगी, इन गरीब वर्कर के लिए हम करेंगे, लेकिन इनका सर हम झुकने नहीं देंगे और ईमानदारी से इनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन इनसे भी ये अपील है कि असली लीडर की पहचान करें, असली लोगों की पहचान करें, क्योंकि काफ़ी साथी हमारे जो शहीद दौरान ड्यूटी शहीद भी हो चुके हैं, काफ़ी साथी रिटायर भी हो चुके हैं, काफ़ी साथी ऐसे भी हैं कि जिनकी उम्र बेचारों की 60-65 साल हो चुकी है, लेकिन वो इस टाइम खाली
घर गए हैं, लेकिन उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इन मजलूम लोगों की आवाज़, जब तक इनके पूरी तरह के हक, इनके हकूक़ नहीं मिलेंगे, तब तक जम्मू कश्मीर के नहीं पीछे नहीं हटेगी। ये लड़ाई चाहे जम्मू की सड़कों पर लड़नी पड़ेगी या चाहे दिल्ली में लड़नी पड़ेगी। इस लड़ाई लड़ने के लिए हमारी लीडरशिप जो है पूरी तैयार और सक्षम है। मेरा नाम रवि शर्मा, मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का प्रोविंशियल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी डोडा। आज आप शदीद गुस्से के साथ या कुछ नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, इसके पीछे क्या राज है? देखिए सर, आज जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले ज़ेर सदारत स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन यहाँ डोडा के अंदर जो है ऑल डिपार्टमेंट्स की PHE डिवीज़न डोडा में आज हमने ये कन्वेंशन की, जिसमें म्यूनसिपलिटी के भी हमारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद रही, हमारे लैंड ओनर साथी भी यहाँ मौजूद रहे, इरिगेशन, PWD, फ्लड कंट्रोल, म्यूनसिपलिटी और इरिगेशन, हेल्थ, ये सभी लोग जो हैं डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे मौजूद रहे। और हमारी इस कन्वेंशन का एक ही मकसद है कि डोडा के अंदर जो है ऑल डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबर्स, डेली वेज RTSCP वर्कर्स, इन तमाम को यूनाइट करके रखना है। आपने देखा कि पिछले दिनों हमारी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है वो दिल्ली में PMO में जितेंद्र राणा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने वहाँ पे आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी जो है जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के लिए जो है एक अच्छी खबर आएगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज से पहले भी बहुत से वायदे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर के साथ किए गए, लेकिन एक भी वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। तो हम इस चीज़ से डरे हुए हैं और यूनाइट हैं, और अगर हमें विश्वास है कि हमारे साथ इंसाफ, ये सेंटर की सरकार और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के 60,000 कैजुअल लेबर के साथ इंसाफ करेंगे, इंसाफ होगा और हमें इन पे विश्वास है। लेकिन अगर कहीं फिर हमारे साथ धोखा होता है तो हम आगे आने वाले वक्त में जो है इस मूवमेंट को जम्मू कश्मीर के अंदर तेज़ करेंगे और सड़कों पे उतरकर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। कैजुअल लेबर्स के बच्चों की तालीमी सरगर्मी में कितना असर पड़ता है इन वजह से? सर, मैं आपको बताऊं कि डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए हम लोगों को 15-15, 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, और डिपार्टमेंट काम तो हमसे ले रहा है, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो इनके पास फंड्स नहीं होती है, काम लिया जा रहा है, सैलरी नहीं दी जा रही है, और हमारे परिवार का पालन पोषण करना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। आजकल आप देख रहे हो मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो एक कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर का जो है वो अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन कैसे दे पाएगा जब उसको महीने पे सैलरी ही नहीं मिलती है। तो हमारा यही निवेदन है कि जम्मू कश्मीर में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन जो है, उन मुलाजमीन के साथ साथ लगभग 5 लाख लोग जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे परिवार को लगा के सफ़र हो रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शोम चैनल डोडा को देखते रहिए, मजीद हमें हौसला बढ़ाइए और देखते रहिए शोम चैनल डोडा। फिलहाल इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। चुनाव वैली के बच्चों के लिए खुशखबरी, अब आपको अपने ही शहर में नीट 11th 12th मेडिकल नॉन मेडिकल की कोचिंग मिलेगी, क्योंकि अर्पथ क्लासेस डोडा पहली बार लेकर आया है कोटा से हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। एडमिशंस के लिए आज ही राब्ता कायम करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करें। हमारा पता है अर्पथ क्लासेस डोडा, चुनाव वैली, कॉल 9149919926।